धीरज कुमार जब रात में अपने कमरे पर सो रहा होता है तो अचानक से उसका फोन बजने लगता है। पहले रिंग में धीरज फोन नहीं उठाता। फोन दोबारा आता है, तब धीरज की नींद खुलती है। घड़ी में देखता है, जो रात के 12 बज रहे थे। सोचता है, इतनी रात को कौन फोन कर रहे हैं। देखता है तो एक अनजान नंबर से फोन आ रहा था। धीरज फोन रिसीव कर लेता है और जब धीरज इधर से कहता है तो सामने से एक महिला की आवाज आती है, जो कि काफी बुलंद थी, और वह पूछती है, धीरज कुमार बात कर रहे हैं क्या? इस पर धीरज कहता है, हाँ जी, धीरज कुमार बोलता हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? इस पर सामने वाली महिला जो होती है वह कहती है, मैं इंस्पेक्टर अश्विनी ठाकुर बात कर रही हूँ। अब इंस्पेक्टर का नाम सुनकर धीरज थोड़ा सा घबरा जाता है कि इतनी रात को किसी पुलिस इंस्पेक्टर का मुझे क्यों फोन आ रहा है, वो भी एक महिला अधिकारी की। कहती है, हाँ जी मैडम, कहिए क्या बात है? अभी अपने कमरे पर है ना? धीरज कहता है। जी मैडम, कहती हैं, नीचे मैं नीचे गाड़ी में तेरा इंतजार कर रही हूँ। धीरज को कुछ समझ में नहीं आता। धीरज कारण पूछता है। इस तरह तो वो बड़े जोर से उसे डांट देती है। धीरज जो होता है अपने कपड़े पहनता है और अपनी बिल्डिंग से नीचे उतर कर के आता है। घर के बाहर एक सफेद रंग की डिजार कार खड़ी होती है। धीरज तब जाकर देखता है तो ड्राइविंग सीट पर वर्दी में एक महिला पुलिस अधिकारी बैठी हुई थी, जो कि अपने आप को इंस्पेक्टर बता रही थी। जब धीरज कहता है, जी मैडम, कहिए तो कहती है, आकर गाड़ी में बैठ जाओ। धीरज कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो दोबारा कहती है, क्या तुमने सुना नहीं आते? गाड़ी में बैठ जा। धीरज चुपचाप जाकर के साइड वाली सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी चल पड़ती है। सारे रास्ते कोई बात नहीं होती। धीरज की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल खड़े होते हैं कि आखिर यह महिला पुलिस मुझे लेकर के कहा जा रही है। 10 मिनट का रास्ता तय करने के बाद कार एक घर के सामने जाकर रुकती है। 3 कमरों का मकान था और रुकने के बाद वो महिला उतरती है। उससे भी उतरने का इशारा करती है। उसके बाद घर में दाखिल हो जाती है। उसके पीछे पीछे धीरज भी था। गेट खोलती है, घर में प्रवेश करती है। घर में लॉक लगा था। महिला खोलती है। इसका मतलब घर में और कोई पहले से मौजूद था नहीं। धीरज जाकर के पोस्टर पहुंचता है। धीरज को वहां पर पड़े सोफे पर बैठने का इशारा करती है और उसके बाद महिला पुलिस अधिकारी अंदर चली जाती है। और वहां पर जाने के बाद उसके बाद जब वह बाहर आती है तो उसके हाथ में होती है दारू की बोतल और 2 कांच के गिलास गिलास टेबल पर रखते हुए कहती है, पैक बना। धीरज जो होता है बड़े असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन वह बनाता है तो एक ही गिलास उसकी ओर सरका देती है, कहती, एपीओ। धीरज कहता है, जी, मैं इसे कभी भी नहीं पीता। मैडम कहती है, कहा ना, इसे पियो। अब धीरज गिलास उठाकर पीने लगता है। वो भी एक सिगरेट पीने लगती है। अब उसके बाद महिला अधिकारी पूछती है धीरज से, किंतु अब सोच रहा होगा कि तुझे मैं यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? धीरज कहता है, जी हाँ। वो कहती है, तेरे खिलाफ कंप्लेन आई है। मेरे थाने में। धीरज चौंक जाता है। मेरे खिलाफ कैसी कंप्लेन? वह कहती है, एक लड़की ने पुलिस को शारीरिक शोषण का केस दर्ज किया है। वह कंप्लेन आई है और उसका इन्वेस्टिगेशन मुझे ही करना है। वह कहता, मैं तो ऐसा किया ही नहीं, शायद मुझे फंसा रही होगी। तब कहती है, अच्छे से याद कर, पिछले महीने तो किसी लड़की के साथ उन्हें वक्त बिताया था। अब जो कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। धीरज ने तो वक्त तो बिताया था पिछले महीने किसी के साथ। और धीरज होता है, अब धीरज को ऐसा लगने लगता है कि मैडम को इतनी बात पता है, मतलब वही मामला है जो सर पर आन पड़ा है। था मैडम। हाँ, लेकिन वो जो कुछ भी हुआ था वो उसकी मर्जी से हुआ था। मैं उस लड़की की मर्जी से हुआ था, वो लड़की की मंजूरी थी, इसलिए मैंने कर लिया था। तो जो महिला अधिकारी होती है उसे कहती है, मतलब अगर कोई लड़की मना नहीं करेगी तो तू कर देगा? तो इस पर धीरज कहता है कि मैडम ऐसी बात नहीं है, वो भी तैयार थी और जो भी हुआ था दोनों की मर्जी से हुआ था, उसका भी उसमें बराबर का सहयोग था। इस पर महिला अधिकारी कहती है, मतलब तो किसी के साथ कुछ भी कर देगा? अब धीरज कुछ समझ नहीं पाता। क्या जवाब दूं? मैं कुछ नहीं कहता, वह कहता है।
मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, पता नहीं है। वो मुझे क्यों फंसाने पर तुली है। वो महिला अधिकारी जो होती है, कहती है, एक पैक और बनाकर रख में अभी आई। उसके बाद वो अंदर चली जाती और 5 मिनट के बाद जब वो महिला अधिकारी वहां पर धीरज के पास आकर पहुंचती है, तो धीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। धीरज उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि इस वक्त वो जो महिला पुलिस इंस्पेक्टर जब अंदर जाकर बाहर आई थी, तब वह अपनी वर्दी उतारकर पर एक बहुत ही हल्का सा नाइट गाउन पहन के आई थी और आने के बाद उसके सामने बैठ जाती है। कुछ इस अंदाज में धीरज चाहकर भी उसे देखने से अपने आप को रोक नहीं पाता। उसके बाद उठती है और धीरज के बगल में आकर के बैठ जाती है और धीरज के पैर पर हाथ रखते हुए कहती है कि देख धीरज, तेरे पास दो ही रास्ते हैं इस मुसीबत से बचने के, क्या करना है। तो कहती है, या तो तू मुझे 2 लाख रुपए दे, नहीं तो तू आज की रात मेरे साथ गुजार, और जैसा जैसा मैं कहती हूँ ऐसा तो तुझे करना होगा। धीरज असमंजस में पड़ जाता है कि 2 लाख की रकम एक 10,000 की शैली की नौकरी करने वाला कहाँ से देगा। तो धीरज पैसे देने में असमर्थ होता है और जो दूसरा सौदा था वह धीरज को पसंद आता है, क्योंकि इस अंदाज में उस महिला को देखने के बाद धीरज का भी जो मन था वो डोलने लगा था। धीरज को दूसरा फायदे नजर आ रहा था। सौदा खुद चल करके आ रही है कि मुझे खाओ, तो धीरज का इसमें नुकसान है क्या था। धीरज कहता है, मैं आपको देने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, तब इसके बदले में आप जो भी करवाना चाहती मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो है वो महिला अधिकारी जो होती है कहती है, तो ठीक है, चलो उठो, और उसकी कॉलर पकड़कर उसे अपने पीछे खींचते हुए अपने बेडरूम के अंदर ले जाती है और अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सच्ची कहानी गुरुग्राम शहर की है और बात कर रहा हूँ उस समय की जब पूरा देश अपने अपने घरों में बंद था, जब देश में कोरोना की वजह से भयंकर लॉकडाउन लगा हुआ था। सड़क सुनसान पड़ी होती है, सिर्फ बाहर अगर कोई नजर आते थे तो लोग, उस सरकारी कर्मचारी, चाहे वह पुलिस विभाग के, वह चाहे मेडिकल विभाग के हो, या जिन लोगों को गवर्नमेंट ने कोरोना में ड्यूटी पर लगा रखा था, और उन्हीं में से एक था धीरज कुमार। धीरज कुमार अपनी ड्यूटी, अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद करके रात को 11 बजे के करीब एक दिन जब घर वापस लौट रहा होता है, तो उसे नाकाबंदी पर खड़ी एक पुलिस गाड़ी जो होती है और उसे रोकने के बाद उसे चेक कर रही होती है। 2 सिपाही जो होते हैं उससे पूछताछ कर रहे होते हैं और गाड़ी में एक पुलिस महिला अधिकारी उस वक्त बैठी हुई होती है। वो लोग उसे उसका नाम पूछते हैं, वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस लिया जाता है और उसका फोन नंबर भी लिया जाता है, और पूरी जांच पड़ताल के बाद उसकी आईडी कार्ड सब देखने के बाद उसे जाने दिया जाता। उसके बाद धीरज जाकर के अपने कमरे पर सो जाता है और उसके बाद अगले दिन रात के 12 बज रहे थे और उसका फोन बजता है। जब धीरज नीचे आया था और जो महिला अधिकारी धीरज को मिली थी, जिसने फोन लगाया था, वो वही महिला अधिकारी थी जो एक दिन पहले उस गाड़ी में बैठी हुई थी जब चेकिंग चल रही थी और धीरज को पकड़ के चेक किया गया था। अब जब धीरज का नंबर, नाम, एड्रेस सब लिया गया था, उसी के आधार पर वो महिला अधिकारी ज्योति धीरज के घर पर आकर के पहुंच चुकी थी। अब यहां से आगे की कहानी आपको विस्तार से बता चुका हूं कि धीरज को अपने घर तक लेकर जाती है। बेडरूम में जाने के बाद दरवाजा बंद हो जाता है। अब आगे का कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि उसके बाद जो वो महिला अधिकारी होती है, धीरज को अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करती है। धीरज उन्हें खुशी खुशी यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन धीरज ने जैसा सोचा था, जैसा आज तक करता आया था, बाकी महिलाओं के साथ आज भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। महिला अधिकारी जो थी वह धीरज पर हावी होने वाली थी।
और वैसा ही होता है। उस रात जब संबंध दोनों के बीच बनते हैं, तो धीरज को ऐसा महसूस होता है कि आज जैसे मैं किसी महिला पर हावी होकर संबंध नहीं बना रहा हूं, जैसे कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, कोई मेरे साथ संबंध बना रहा है। इस प्रकार से सारी रात वह महिला, पुलिस अधिकारी जो होती है, वह धीरज पर हावी रहती है और तरह तरह से वह धीरज को करने के लिए मजबूर करती है। और जितनी धीरज के अंदर क्षमता थी, वह उस महिला अधिकारी की प्यास बुझाता रहता है। और सुबह होती है। सुबह तक दोनों थक हार कर चूर हो जाते हैं और सो जाते हैं। 9 बजे जब धीरज की नींद खुलती है और धीरज उठ जाने के बाद उठकर जाने के लिए तैयार होने लगता है, तो महिला अधिकारी उसे पकड़कर वापस बिस्तर में खींच लेती है और कहती है, कहीं नहीं जा रहे हो और ना ही मैं जा रही हूं। जिसे भी बताना है फोन करके बता दूं। क्या तुम छुट्टी पर हो? और खुद भी फोन करके उस दिन की छुट्टी ले लेती है। और दूसरे दिन भी सारा दिन जो है धीरज को इस प्रकार से शाम तक इस्तेमाल करती है। सिर्फ दारू पीना और कुछ भूख लगी तो बनाकर खाना। उसके बाद लगातार सिर्फ और सिर्फ वासना का ही गंदा खेल उस रात चल रहा था और सारे दिन भी उसी प्रकार से चला होता है। शाम तक धीरज की हालत इतनी खराब कर दी थी। इस महिला ने धीरज को निचोड़कर आम बनाकर उसे उसने रख दिया था और शाम को वह धीरज को छोड़ती है और उसके बाद धीरज से जाने को लिए कह देती है। धीरज निकल करके चला जाता है। लेकिन उसके बाद अभी मामला जब शुरू हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था और वह अपने घर जाता है, अपनी ड्यूटी जाता है, घर आता है और हर रात जो है जो महिला अधिकारी थी पूजा करके उसके घर के सामने रोज पहुंचा करती थी। और जब वह से कहती है कि चलो आज मैं ही तुम्हारे घर पर आ जाती हूँ, ये काम चलता ही रहता सही, लेकिन उसे मना करता था कि मैडम आप बताइए, क्योंकि मैं किराए पर रहता हूँ। नीचे घर का मालिक रहता है, ऊपर पर मैं रहता हूँ। यहाँ पुलिस गाड़ी देखेगी, पुलिस वाले मेरे घर आई है, तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, क्योंकि पुलिस क्यों आती है। तो महिला इस बात को समझती है और धीरज को अपने साथ में लेकर के जाती है और घर पर इस प्रकार से दोनों का प्रोग्राम चलने लगता है। 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। वो महिला होती है, वह धीरज से पूछती है, क्या तुम शादीशुदा हो? तो इस पर धीरज कहता है कि जी नहीं, मैं शादीशुदा नहीं। तो उसे अच्छा लगता है कि धीरे शादीशुदा नहीं है। वह अब शरीर के साथ साथ मन से भी धीरज के करीब आने लगी थी और दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तरीके से रहने लगे थे। एक रात की बात है, जब दोनों का प्रोग्राम इसी तरीके से चल रहा होता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और दस्तक सुनकर के धीरज वह चौंक जाता है। वो महिला अधिकारी कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं देखती हूँ, तुम छुप जाओ। बाथरूम में धीरज बाथरूम में छुपता है। वो महिला अधिकारी अपने कपड़े ठीक करके जाकर जब दरवाजा खोलती है, तो धीरज को यहाँ से थोड़ी लड़ाई झगड़े टाइप की आवाज आती है, जैसे कोई आदमी है जो दोनों की बहस चल रही है, इस महिला पुलिस वाली की, और उस आदमी की धीरज कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। धीरज कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो भी चीख रही थी और वो भी चिल्ला रहा था। दोनों की एक दूसरे से काफी बहस हो रही थी, जो बहस की लड़ाई होते हुए बेडरूम के अंदर तक आ जाती है और वहां पर दोनों में चिल्लर चिल्ली चलती रहती है। इस बीच जो ये होता है, धीरज यह बाथरूम से हल्का सा दरवाजा खोलकर उस वक्त को देखता है। उस व्यक्ति की शक्ल इसे याद रह जाती है और बातों बातों में उसका नाम भी उसे पता चल चुका था। कुछ का नाम था राजेश सैनी, जो कि वहां पर आकर के पहुंचा था और उनकी बातों से यह समझ में आ रहा था कि जैसे राजेश सैनी और उस महिला अधिकारी अश्वनी खाकर दोनों के बीच पहले कुछ संबंध रहे होंगे, जो किसी कारण खराब हो गए होंगे। और कुछ देर से यह लड़ाई झगड़ा चलने के बाद जो मैडम होती है, वह धक्के मार करके राजेश को घर से निकाल लेती है और दरवाजा बंद करके वापस आ जाती है। जब धीरज से इस बात पर सवाल करता है, तो वो धीरज पर गुस्सा करने लगती है। कहती है, तुम अपने काम से मतलब रखो, जो भी है यह मेरा निजी मामला है, इसमें तो मैं दखल देने की जरूरत नहीं है। धीरज इससे ज्यादा कुछ बात ही नहीं कर पाता।
आखिर जैसा भी था उसके साथ संबंध बना रहा था, जैसे भी रिलेशन हो रहे थे। लेकिन फिर भी वह डर था तो जरूर था, क्योंकि वो एक महिला पुलिस अधिकारी थी। अब ये सब कुछ होने के बाद कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन हट जाता है। अब लॉकडाउन जब हट चुका था, सारी पब्लिक अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो चुकी थी। अब इसके बाद भी वह महिला पुलिस अधिकारी थी। वह जाकर के दिन धीरज के घर पहुंचती है, और जब लगाती है तो धीरज फोन नहीं उठाता। जब धीरज फोन नहीं उठाता तो महिला अधिकारी उतरती अपनी कार से और उस घर में ऊपर की ओर जाकर के, जहां पर धीरज रहा करता था, दरवाजे पर बेल बजाई है। और जब बेल बजाती है तो दरवाजा एक महिला खुलती है। जब उससे पूछती है कि क्या धीरज घर पर है, तो कहती है, हाजी सो रहे हैं। क्या बात है? क्योंकि वह पुलिस वर्दी में थी, तो उसे देखकर जरा सी घबरा सी जाती है। वो महिला अधिकारी उससे पूछती है कि जी, आप कौन? तो कहती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। महिला अधिकारी होश उड़ जाते हैं। वह कहती हैं, आप उनकी पत्नी हैं? कहती है, जी हाँ। सोफे पर बच्चे सो रही होती है। ये कहती है, यह हमारी बच्ची है। महिला अधिकारी कुछ भी नहीं कहती और उल्टे पांव जरूर वहां से लौट करके आकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो जाती है। धीरज की पत्नी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस व पुलिस दरवाजे तक आई थी तो क्यों आई थी, और सिर्फ इतना ही पूछ कर के क्यों चली गई, क्योंकि उसे उसे कुछ पता ही नहीं था। अगले दिन 11 बजे महिला अधिकारी फिर से धीरज को फोन लगाती है, और जब धीरज फोन नहीं उठाता तो दूसरे फोन से उसे फौरन लगाती है। जब धीरज फोन उठा लेता है तो धीरज को गंदी गंदी गालियां देते हुए कहती है कि मेरा फोन नहीं उठा रहा है तो इग्नोर कर रहे हैं। मुझे देखने मुझसे दुश्मनी, तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। वैसे भी तुम मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, और इस चीज के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। धीरज उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी और उसे आज रात को अपने घर पर अपने कमरे पर आने के लिए कहती है, और उसके बाद फोन काट देती है। फिर रात को 9 बजे जो है धीरज पहुंचता है, और वहां जैसे ही धीरज अंदर दाखिल होता है, दरवाजा बंद करने के बाद जोरदार तमाचे धीरज के गाल पर वो महिला अधिकारी जो है वह जमा दी थी है। धीरज सन्न खड़ा रह जाता है। धीरज के कानों में सीटी बजने लगती है। एक महिला अधिकारी जब हाथ पड़ा था तो धीरज ने इससे पहले ऐसा हाथ कभी खाया नहीं था। वह उसे गालियां देते हुए कहती है, क्यों? तूने मुझे क्या समझ रखा है? अपना खिलौना समझ रखा है? मैं तुम्हें मुझसे झूठ कहा था। कहा, जब मैंने उससे पूछा था कि क्या तेरी शादी हो चुकी है, तूने कहा था कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, जबकि जरिए बच्ची भी है। तो धीरज जो है वो होता है, वो इसे कहता है कि मैं तो मैडम, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैंने झूठ कहा था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे इस्तेमाल करने के लिए? आप ही तो लेकर आई थी। ही ने मुझे अपने साथ यह सब कुछ करने को जबरदस्ती करवाया, और इतने दिनों से आप ही तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी। इस पर जो महिला अधिकारी होती है धीरज को फिर गालियां देने लगती है और कहती है कि तू ज्यादा होशियार मत बन। तुझे मुझसे झूठ क्यों बोला? तेरे साथ सीरियस होने लगी थी। मैं तेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के अपने सपने देखने लगी थी। लेकिन धीरज कहते हैं, माफ कीजिए मैडम, आपने मुझे ऐसा तो कभी नहीं कहा, और ना ही मैंने आपसे आपसे कभी ऐसा कहा था। अगर आप यह सब कुछ अपने मन में ही सोचने लगी थी, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी क्या गलती है? तुझे अब मैं दिखाऊंगी तो अपने आप को क्या समझता है। तुझे मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी, कितनी आसानी से तुझे छोड़ूंगी नहीं। और वहां से धक्के मारकर धीरज को निकाल देती है। धीरज वहां से निकलकर घर तो आ जाता है, लेकिन अगले ही दिन जो है पुलिस जो धीरज के घर पर आकर के पहुंचती है। पुलिस गाड़ी और धीरज को उठाकर थाने ले जाया जाता है, और थाने ले जाने के बाद धीरज को अंदर थाने में बंद कर दिया जाता है। धीरज लाख पूछता है, लाख चिल्लाता है कि मेरी गलती क्या है, किस इसलिए मुझे उठाया गया, मैंने क्या गलती की है, और उसके ऊपर न जाने क्या क्या कैसे लगा दिए जाते हैं। धीरज पत्नी थी, वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह से वकील से जो इधर उधर से बंदोबस्त करवाकर उसकी जमानत करवाती है, जमानत पर रिहा कर पाती है। उसके बाद धीरज निकालकर बाहर आ चुका था।
लेकिन अब अश्वनी ज्योति पूरी तरीके से बदला लेने पर उतारू थी। उसे रोज नए नए तरीकों से परेशान करने लगी थी। धीरज को इस मामले से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी धीरज को वह व्यक्ति याद आ जाता है जिसका नाम राजेश सैनी था, और उसकी शक्ल भी उसे याद थी। वो समझ चुका था उसी समय कि वह भी एक पुलिस वाला है। राजेश सैनी की तलाश करता है, पुलिस वालों से पूछता है। काफी मशक्कत के बाद उसे पुलिस वाले से राजेश सैनी का फोन नंबर मिल जाता है, और राजेश सैनी को जब फोन लगाकर बात करता है और उसे जब कहता है कि साहब, उस रात जब आप वहां पर उनके घर कमरे पर आए थे, अश्वनी मैडम के और आप दोनों के बीच जब लड़ाई हुई थी, तो साहब मैं वहीं पर था, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतनी बात सुनकर वह राजेश सैनी जाता है, उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाता है और अपने थाने में जहाँ पर तैनात था। और जब वहां पर जाकर के पहुंचता, धीरज कुमार तो क्या देखते हैं, वहां पर जो था वो भी एक पुलिस वाला ही था। उसके बाद अलग से जाकर के धीरज से बात करता है और धीरज जो है पूरी कहानी सुनाता है। तो राज सैनी धीरज कहता है, किसके चक्कर में पड़ गया, को बहुत खतरनाक और रहते हैं, और जो आज तो भोग रहना है तेरे पहले वो मेरे साथ करती आई थी। मैं उसी से बहुत उसे मैं बहुत झेला, लेकिन दोस्तों के दोस्त मेरे साथ मजबूरी है कि मैं खुद गवर्नमेंट सर्विस में पुलिस की सर्विस में हूँ, इसलिए मैं इतना खुल करके उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाया, एक्शन नहीं ले पाया। लेकिन तुम इस्तीफे देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें उसके चंगुल से निकलना है, तुम बचना चाहते हो, तुम जाकर सीधे थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट करो, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। तुम्हें सारी जिंदगी जब तक रहेगी इसी प्रकार से परेशान करेगी। तुम छूट नहीं पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और मेरे से जितनी मदद होगी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अगर उसके खिलाफ गवाही देनी पड़ी तो मैं गवाही देनी भी आऊंगा। और उसके बाद उसे हिम्मत मिलती है, राजेश सिंह धीरज को। उसके बाद धीरज सीधा थाने जाता है, और थाने जाने के बाद उस महिला अधिकारी के खिलाफ जो है कंप्लेंट दर्ज करने में जब पुलिस आनाकानी करने लगती है, तो धीरज अपने वकील को साथ लेकर के जाता है। उसके खिलाफ वहां पर कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है और उसकी जगह तहकीकात शुरू होती है। तो तहकीकात में जुलूस का कैरेक्टर इस प्रकार का निकल कर के सामने आता है, और उसके बाद राजेश जो होता है वो भी उसके समर्थन में खुल कर के आता है और वहां पर अपनी गवाही देता है कि मजबूत होने की वजह से अश्वनी ठाकुर होती हैं। उन पर इंक्वायरी बैठाई जाती है, अश्वनी ठाकुर को सस्पेंड कर दिया जाता है और उस पर कानूनी कार्रवाई करके उस पर न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे जो धीरज था उसने कंप्लेंट करने के बाद और उसे सबक सिखाया और उसे डराया था। किसी महिला की कंप्लेन को लेकर अगर धीरज साफ होता, उसे अगर किसी चीज का डर नहीं होता, तो खुलकर कहता, ठीक है मैडम, जो भी है, आप मुझे इस पर ऐसे उठाकर घर नहीं ला सकती। जब मुझ पर कोई केस नहीं है तो मुझे थाने बुलाया, वहां पर मुझसे बात की पूछताछ की जाए, जो भी थाने में होगा। लेकिन धीरज ने ऐसा नहीं किया, डर के मारे, जिस भी कारण से वो। और उसके बाद जब उस महिला अधिकारी ने ऐसा ऑफर धीरज को दिया, तो धीरज ने उस लालच में आकर और उस भाषण में उस हवस के चक्कर में आकर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद उसे मुसीबतें झेलनी पड़ी, वह जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।